हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजलवान स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के एक टॉपिक की, दैट इज़ लोकस। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। इस पर ज़्यादातर जो ओलंपियाड एग्ज़ाम हैं उनमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईआईटी वगैरह में इसमें तो आपके जैसे कॉम्प्लेक्स वगैरह कोई दूसरा कोई टॉपिक वगैरह इसमें जोड़ करके फिर क्वेश्चन बन जाता है। अकेला मतलब इंडिविजुअल इसका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ कोई दूसरा कोई टॉपिक ऐड होकर के उसमें क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए इस टॉपिक को आप स्टार्टिंग से समझ लीजिए, ताकि जब आगे आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लोकस। लोकस का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। एक्चुअली लोकस का मतलब है कि अगर मैं मान लो एक कंडीशन, एक पॉइंट है, उसको मूव करने के लिए कोई कंडीशन दे देता हूँ और फिर कहता हूँ कि अब आप मूव कीजिए। जैसे मैंने एक पॉइंट ए को यहाँ बांध रख दिया, ठीक है, मैंने इस पॉइंट ए को फ्री छोड़ दिया कि ये मूव कर सकता है। बस एक छोटी सी कंडीशन मैंने इसमें डाल दी कि ये जो पॉइंट ए है ये इस पॉइंट बी से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहना चाहिए, कहीं भी जाए चाहे। ठीक है, कहने की बात ये है कि भाई एक माँ ने अपने बेटे को एक लाठी से बांध दिया, लाठी के कॉर्नर पे बांध दिया। अब लाठी के कॉर्नर पे बांध दिया तो इसका मतलब अगर वो घूमेगा तो कहाँ घूम सकता है, जितनी लंबी लाठी है उतनी डिस्टेंस से घूमेगा। सही है, राइट और नॉट? इतना ही घूम सकता है ना, मतलब हर जगह इक्वल लाठी की जो लेंथ है उसी के बराबर घूमेगा। तो ये जो मूवमेंट वाला पाथ है, ये जो रास्ता है जहाँ पर ये पॉइंट ए मूव कर रहा है, इस पाथ को मैं कहता हूँ लोकस, लोकस ऑफ पॉइंट ए। ये पॉइंट ए का लोकस है। ठीक है, तो सिंपल सी अगर मैं डेफिनेशन से समझाऊँ आपको तो ये क्या है कि द मूवमेंट ऑफ द पॉइंट या द वे ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पॉइंट, द वे ऑफ movement of a point which follow a given condition। सिंपल सी बात है भाई। लोकस का मतलब ये आप इसको समझ लीजिए कि भाई कोई कंडीशन दे करके बोल दिया कि अब आप घूम लो, तो कहाँ का घूम सकते हो, दैट इज़ अ लोकस। ठीक है, तो एक पॉइंट को एक कंडीशन दे दी कि आपकी ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस इक्वल रहनी चाहिए हर जगह, कहीं भी जाओ चाहे, बस बाकी फिर घूमते रहो। तो ये क्या घूमेगा बेचारा, इधर ही घूम पाएगा। तो ये जो घूमने वाला वे है, ये जो वे ऑफ द मूवमेंट है, ये वे, ये सर्कुलर जो वे है, इसको मैं कहता हूँ लोकस। और ये जो लोकस है ये कहलाता है सर्कल। क्या कहलाता है ये? सर्कल। तो इसका मतलब इसको मैं एक सर्कल की डेफिनेशन भी कह सकता हूँ कि वे ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए पॉइंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। क्या कि द वे ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए पॉइंट विच इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ठीक है, जो हमेशा इस गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो यहाँ पर हो, कहीं भी हो, इस वे में कहीं पर भी हो, हमेशा ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये हमेशा इक्वल होगी, हर बार ये इक्वल डिस्टेंस पर होगा, कहीं भी हो, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे यहाँ हो। तो इस जो वे है, इस वे को मैं कहता हूँ एक सर्कल। और ये सर्कल जो है वो लोकस ऑफ द पॉइंट ए है। आई बात समझ में? अब ऐसे और भी कई कंडीशन हो सकती है, जरूरी नहीं कि सर्कल ही हो। मान लो एक, ये तो थी फर्स्ट कंडीशन ऊपर वाली, मैं सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि भाई एक पॉइंट था ए, ठीक है, मैंने इसको मूव करने के लिए फ्री छोड़ दिया। बस मैंने ये कह दिया कि ये जो पॉइंट है वो, ये जो दो लाइनें हैं, इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे रहना चाहिए। मतलब अब मुझे पता क्या करना है, लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट ए विच इज इक्विडिस्टेंट, which is equidistant, equidistant from two given line,
दो गिवन लाइन है, उनसे हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर है। कौन सा पॉइंट? ए पॉइंट। तो मैंने इनिशियली स्टार्ट किया ए। अब आप सोचिए कि कहाँ जा सकता है ये। सिंपल सी बात है, इसको बांध दिया है यहाँ से ये और ये डिस्टेंस को इक्वल रखना है। तो क्या करेगा ये? इन दोनों के पैरेलल एक लाइन में मूव करेगा। इसी लाइन में मूव कर सकता है ये, कहीं भी जाए। यहाँ आएगा तो भी डिस्टेंस इक्वल होगी, यहाँ आएगा तो भी। इसका मतलब अगर मैं इसको एल और इसको एम कह रहा हूँ तो क्या होगा? एल अभी, हाँ एक बात और ध्यान रखना, टू गिवन लाइन विच आर पैरेलल, ये गिवन है। अगर पैरेलल है तो जो लोकस होगा उसका वो उन दोनों के मिडिल से निकलेगा। दोनों की जो डिस्टेंस है पैरेलल लाइन की, उनकी मिडिल से पास होगा और वो भी पैरेलल ही होगा। तो एल इज पैरेलल टू एम और पैरेलल टू एन। तो ये जो लाइन है, दिस इज द लोकस ऑफ दैट पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू पैरेलल लाइन्स। गेट इट? अब यदि ये लाइन इंटरसेक्टिंग हो तब क्या होगा? अब नेक्स्ट है लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, है ना। एक पॉइंट का इंटरसेक्शन का मुझे बताना, सॉरी एक पॉइंट का लोकस बताना है जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन के हमेशा इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहाँ हो सकता है? अगर मैं उस पॉइंट को इस लाइन के नियर लेता हूँ तो वो इससे दूर हो जाएगा। अगर मैं इसके नियर लेता हूँ तो इससे वाले से दूर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ओबियसली इन दोनों की जो डिस्टेंस है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है उसके मिडिल से पास होगा। उसे आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जो एंगल बन रहा है उस एंगल के दो बराबर टुकड़े करते हुए जो लाइन जा रही है, सॉरी कुछ ऐसा निकलेगी, दो बराबर टुकड़े करते हुए जो लाइन निकलेगी उस लाइन पर वो पॉइंट होगा। तो वो जिधर भी जाएगा हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होगा। मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों इक्वल होगी ऑलवेज, यदि वो पॉइंट इस एंगल के बाइसेक्टर पर अवेलेबल है। ठीक है। अब हम बात करने वाले फोर्थ कंडीशन की, कि लोकस ऑफ ए पॉइंट which is equidistant from two given points। मतलब दो पॉइंट से अगर इक्वल डिस्टेंस की बात की जाए, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी है। मैंने कहा कि भाई ये दो पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाली ये लाइन है। ठीक है। अब मुझे बताना है ये पॉइंट ए बी से इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होता है तो वो कहाँ हो सकता है। अगर इधर होता है तो देखो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करके देखिए। सोचिए अगर मैं इधर लेता हूँ तो वो इसके इक्वल है, इससे नियर है, थोड़ा उसको और उधर लेके जाता हूँ तो इधर लेंथ बढ़ेगी, वो कम होती जाएगी। पर एक पॉइंट है मान लो यहाँ पे, ठीक है, इसको यहीं पे ले लेते हैं। अगर कोई पॉइंट यहाँ है उसके नियर है, इसको मैं थोड़ा और दूर लेके जाऊँगा, इससे दूरी बढ़ती जाएगी, उससे कम होती जाएगी, और कहीं ना कहीं जाते हुए एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएंगे। मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगी। सही है। अच्छा ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ लेते हैं। मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, यहाँ और यहाँ, इसकी लेंथ अलग अलग है, यहाँ से दूरी छोटी है, यहाँ से बड़ी है। इसको थोड़ा और इधर लेके आता हूँ, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर यहाँ थोड़ा कम होगा, फिर एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पर दोनों इक्वल डिस्टेंस आ जाएगी। इस पॉइंट को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। ऐसे ही और आप पॉइंट्स को मेंशन करेंगे तो आपको मिलेगा एक पाथ, मतलब एक पॉइंट का पाथ मिलेगा, और वो जो पाथ होगा वो इस लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री एंगल पे होगा। पहली बात। दूसरी बात, इसका बाइसेक्टर होगा, इसके दो बराबर टुकड़े करेगा। मिड पॉइंट से तो पास हो रहा है, मिडिल पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब दो इक्वल पार्ट डिवाइड कर देगा। तो सिंपल सी बात है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है। मतलब वो जो पॉइंट का लोकस होगा वो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं ट्राइंगल की। देखो ट्राइंगल के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 3 साइडेड क्लोज फिगर इज ए ट्राइंगल, वेरी गुड। लेकिन ट्राइंगल में कुछ स्पेशल टाइप की लाइनें होती है, कुछ प्रॉपर्टी रखने वाली स्पेशल टाइप की लाइंस हैं, कुछ पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले जो ये देखो डायग्राम बना देता हूँ मैं ट्राइंगल का। ये एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल कितने टाइप का होता है, क्या होता है, ये सब आप अच्छे से जानते हैं। मैं अभी फ़िलहाल उसकी बात नहीं करने वाला हूँ। मैं जो बात करने वाला हूँ वो हर एक ट्राइंगल पे अप्लाई होने वाली बातें हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात है वो है मीडियन की। मीडियन सबने पढ़ रखा होगा। मीडियन क्या होता है? द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स। किसी साइड के मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो मीडियन है। सही है। ऐसे ही अगर मैं इस साइड की बात करूँ, इसको मैं पॉइंट ई नाम दे देता हूँ, इसे एफ नाम दे देता हूँ, बी टू एफ। और ऐसे ही यहाँ पर मैंने एक पॉइंट दे दिया दैट इज़ जी, मिड पॉइंट है ये, और ये सी। ठीक है, ये जो लाइंस हैं कौन सी वाली? ए ई, बी एफ और सी जी, ये सब के सब आर मीडियन। क्यों? क्योंकि बी जी जो है वो इक्वल है ए जी के, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये जो है वो इसके इक्वल, मिड पॉइंट है ना। ठीक है, ध्यान रखें। ओके, दूसरी बात, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको मैं कहता हूँ सेंट्रॉइड। ओके, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये सेंट्रॉइड, इस बात का ध्यान रखें आप, है ना। अगर आपने पढ़ रखा तो वेरी गुड है, नहीं पढ़ रखा था तो अब इसे ध्यान से समझ लें। नेक्स्ट जो है सेकंड, वो है एल्टीट्यूड के बारे में। एल्टीट्यूड जो सेकंड लाइन होती है एक ट्राइंगल के अंदर, वो कहलाती है एल्टीट्यूड। एक ट्राइंगल है, अब एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ? ए, बी और सी है। एल्टीट्यूड का मतलब हुआ कि एक लाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड मतलब क्या हुआ? एल्टीट्यूड मतलब किसी भी वर्टेक्स से फ्रंट साइड पे आपने 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ की। ये जो 90 डिग्री वाली लाइन है, ये लाइन कहलाती है एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ऐसे ही बी से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ई, और एक सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ आप कर लीजिए, दैट इज ए एफ। तो इसका मतलब बी ई परपेंडिकुलर ए सी, ऐसे ही सी एफ परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? ये एल्टीट्यूड कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। एल्टीट्यूड क्या करता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, मीडियन क्या करती है? मिड पॉइंट पे कट करती है। उसका 90 डिग्री बनाना कोई कंफर्म नहीं होता है, बट एल्टीट्यूड का काम है 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना। एल्टीट्यूड, आपने किसी को एक काम दे दिया कि हाँ भाई 90 डिग्री ड्रॉ करना है, तो वो जो काम कर रहा है वो एल्टीट्यूड करेगा। ठीक है, मिड पॉइंट पे जाने वाली अगर लाइन है तो वो मीडियन है। ओके, अब ये एल्टीट्यूड जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection of altitudes is orthocenter। क्या कहलाता है ये? ऑर्थोसेंटर कहलाता है।
आई बात समझ में। ऑर्थो सेंटर क्या हुआ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, मीडियन जो है वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही इंटरसेक्ट करेगी, बट एल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर भी इंटरसेक्ट कर सकता है। मतलब ऑर्थो सेंटर जो है वो ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। चलो इसको मैं एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मान लो अगर ट्राइंगल कुछ ऐसा हो, लेट दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज ए बी और सी। ठीक है, मैंने क्या कहा, एल्टीट्यूड यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 90 डिग्री। अब यदि मैं यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो भाई अंदर तो नहीं बनेगा, क्या अंदर बन सकता है? नहीं। 90 डिग्री आप ड्रॉ करोगे तो देखो अप्रोक्सीमेटली ये लगभग यहाँ बनेगा बाहर, सही है ना। अंदाजे से देखो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट से सामने वाले पे, इस पॉइंट से सामने वाला लाइन BC पे 90 डिग्री बनाता हूँ तो ये तो देखो 90 बन नहीं सकता, तो कहाँ बनेगा? लगभग बाहर ही बनेगा, ये भी बाहर बनेगा। ये लो जी, ये बन गया 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो अभी फ़िलहाल ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो क्या करें, मैं इसे आगे एक्सटेंड करूँगा, आई विल एक्सटेंड, और ये अभी 90 से थोड़ा सा इधर होगा, लगभग यहाँ बनेगा 90 डिग्री। इसको मैं आगे फर्दर एक्सटेंड करूँगा, इसे भी मैं आगे एक्सटेंड करूँगा, और जब मैं इसे एक्सटेंड करूँगा तो ये तीनों की तीनों एक पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, ये डायग्राम पे ना जाएं, डायग्राम थोड़ा सा तिरछा बन गया है। ठीक है, ये यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ना, ये पॉइंट कहलाएगा आपका ऑर्थो सेंटर। आई बात समझिए। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्थो सेंटर जो है किसी भी ट्राइंगल का वो बाहर भी हो सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे एंगल बाइसेक्टर कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। देखिए, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम से मालूम है, एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, किसी भी ट्राइंगल में एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है, मतलब इस लाइन का काम क्या है कि इसका काम केवल इतना सा है कि एंगल को बाइसेक्ट करेगा। एंगल ए की अगर मैं बात करूँ, ये एंगल ए 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री से पास होने वाली जो लाइन होगी, जो भी लाइन होगी जो 30 डिग्री पास होगी, वो जो लाइन है क्या कहलाएगी, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। ऐसे ही यहाँ से मान लो ये 50 डिग्री है, तो 25 डिग्री ब्रेक करते हुए जो लाइन निकलेगी दैट इज एंगल बाइसेक्टर। तो द लाइन विच बाइसेक्ट द एंगल बाइसेक्ट एंगल इज एंगल बाइसेक्टर। सही है, जो एंगल को बाइसेक्ट करती है वो लाइन एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। इसका मतलब AD आपका एंगल बाइसेक्टर है, AD BE। ऐसे ही यदि मैं बात करूँ C से, तो वो भी F है पॉइंट में, तो CF। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर। आई बात समझ में। तो एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है वो आपकी एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। अच्छा, अब ये एंगल बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को मैं कहता हूँ इन सेंटर। ओके, क्या कहता हूँ मैं इसे, इन सेंटर। तो इसको लिख देता हूँ, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज इन सेंटर। क्या कहलाता है वो, इन सेंटर। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इसको सेंटर मान के, तो वो इस ट्राइंगल को अंदर के अंदर टच करके निकलेगा। समझ रहे हो? इसे यदि मैं सेंटर मान के अगर कोई सर्कल ड्रॉ करता हूँ इनसाइड, तो वो इसे टच करके, एक सर्कल को टच करते हुए निकलेगा, इनसाइड से टच करेगा। ठीक है, वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है इन सेंटर। अच्छा, अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, मतलब ऐसा कुछ जो मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों का काम करता है, ऐसा कुछ। ठीक है, बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि भाई एक ट्राइंगल में एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी है, मतलब 90 डिग्री भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है, ठीक है। द लाइन विच एक ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ए बी और सी है, ए बी को बाइसेक्ट भी कर रही है, मतलब मिड पॉइंट पे भी काट रही है, दूसरी बात 90 डिग्री भी है, ठीक है। दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको मैं कहता हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, अब मैं यहाँ से यदि इसे बाइसेक्ट करते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो क्या वो सी से पास होगी? नहीं, मैं ये बात कन्फर्मली नहीं कह सकता कि वो सी से पास होगी, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दैट विल पास थ्रू पॉइंट सी। वो केवल और केवल तब पास हो सकती है जब ये दोनों साइड इक्वल हो, मतलब या तो ट्राइंगल आइसोस्केलेस हो या इक्विलेटरल हो। अगर इक्विलेटरल भी हो तो भी साइड इक्वल होगी, तो जो दो साइड इक्वल होंगी उनके सामने वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस पॉइंट से पास होगा। अगर साइड इक्वल है तब तो पास होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंफर्मेशन नहीं रखता है कि वो फ्रंट से पास होगा या नहीं। तो ऐसे ही अगर मैं इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ तो वो कुछ ऐसा होगा, इसको मैं ई कह देता हूँ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब द बाइसेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल विच इज परपेंडिकुलर इज नॉन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर ये दोनों, दो क्यों तीनों कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, तीसरा वाला भी वही करेगा। जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ सरकम सेंटर। सरकम सेंटर मतलब उस सर्कल का सेंटर जो इन तीनों पॉइंट से पास होता हो, मतलब एक सर्कल ए बी और सी से पास होने वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट इज नॉन एज सरकम सेंटर। इस बात को यहाँ लिख देता हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सेक्शन TION, सेक्शन पॉइंट ऑफ perpendicular bisectors, bisector of a triangle is known as CENTRE, सरकम सेंटर, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? सरकम सेंटर कहलाएगा, और जो सर्कल बनेगा वो ए बी सी से पास होगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मैं ए से इसे ज्वाइन करता हूँ तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी। क्यों होगी? सोचिए। बिल्कुल, ये ओ है, ये बी है और ये सी है, ये बराबर क्यों होगी भाई? क्योंकि ये रेडियस कहलाएगी किसकी? इस सरकम सर्कल की। ये सर्कल कहलाएगा सरकम सर्कल, ये सेंटर है सरकम सेंटर है, और ये क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा आगे की इस चैप्टर की थ्योरम्स के बारे में, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पसंद आने पर लाइक करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। थैंक्स फॉर